हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स से। अब पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, देखो पॉलिनोमियल ये पूरा का पूरा वर्ड है पॉलिनोमियल। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है नंबर्स। पॉलिनोमियल्स यानी मैनी नंबर्स। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 दैट्स ऑल। और इसी तरह से फिर आते हैं होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5। फिर आते हैं इंटीजर्स जिनमें जो नेगेटिव साइंस होते हैं वो भी आ जाते हैं, जैसे -1 -2 -3 0 1 2 3। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शनल नंबर, है ना। ये कई प्रकार के नंबर हैं। कुछ अलजेब्रिक नंबर्स होते हैं। पॉलिनोमियल क्या कहता है कि मैनी नंबर्स यानी हर किस्म के अलग अलग तरह के नंबर्स एक जगह हमने डाल दिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक इक्वेशन दे देता हूँ, x² - 3x + 4। अब आपको यहाँ पर हर तरह का नंबर नज़र आ रहा है, हर तरह का नंबर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है -3 है तो ये एक इंटीजर नंबर है, +4 है तो इसको होल नंबर या नेचुरल नंबर भी बोला जा सकता है। और यहाँ पर एक अलजेब्रिक नंबर है। इस नंबर को आप ये x की वैल्यू आपको दिख रही है, x दिख रहा है ना। तो ये एक अलजेब्रिक नंबर भी बोला जा सकता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ फ्रैक्शन कहाँ है, यहाँ पर और बाकी कहाँ है? सब आएगा, फिक्र मत करो। धीरे धीरे रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन सब के सब तरह के नंबर इन सब में इंक्लूड होते हैं। इसी के साथ ही मैं कुछ और चीज़ें भी बता दूं। कैसे ये x² है तो कभी भी आपसे अगर ये बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब होता है कि x से इस वक्त क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम 1 शुमार कर देते हैं, 1 लिख देते हैं। अब एक और टर्म जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दूँ कि 2x - 3x + 4। चलो मैंने आपकी तरफ से एक यहाँ पर 2 रख दिया। अब अगर आपसे बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ x² 2 है। या कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x -3 है। लेकिन आपसे पूछा जाए कांस्टेंट क्या है तो ये नंबर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब होता है कभी ना बदलने वाला नंबर, जो कभी नहीं बदलेगा। जैसे कि यहाँ पर +4 है। आप बोलोगे बाकी के नंबर्स क्या बदल जाएंगे सर? हाँ बिल्कुल बदल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर x की प्लेस पर 2 रख देंगे तो सारे नंबर बदल जाएंगे। कैसे भला? देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर -2 -3 × 2 +4। अब इधर वाला नंबर पहले क्या था, खाली 2x² रखा था, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, अब 8 हो चुका। वहीं ये नंबर खाली 3x रखा हुआ था और ये क्या हो गया, अब ये 3 2 ज़ा 6 6 हो चुका। लेकिन जो आपका ये 4 था ये अब तक कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये अब तक 4 ही है। ठीक है, तो इसीलिए इन नंबर्स को लास्ट में ये जो जिसके पास खाली अकेला फकेला है, मतलब जिसके पास और कोई नहीं है, x नहीं है, y नहीं है, z नहीं है, किसी तरह का अलजेब्रिक नंबर नहीं है, उन नंबर्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं। ये बात समझ लेना। अब चलते हैं आगे, और भी कुछ समझाना है। अब देखिए, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, वैसे आपने ये चैप्टर जो है क्लास 9th में भी पढ़ा है ना, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर्स है। और थोड़ा सा और क्या कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, इसमें आपको एक और चैप्टर समझना होगा, वो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और जल्द ही उसके ऊपर भी वीडियोस आ जाएंगी, क्लास 9th की लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। आप को अगर कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। फिर भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अगर नहीं किया तो थोड़ा सा आपको रिवीजन यहीं से हो जाएगा, अगर आप भूल गए हैं तो।
तो एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक आपकी ही बुक का एक क्वेश्चन हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। सो यहाँ पर ना हमें y की वैल्यू मान लीजिए गिवन है, हमें गिवन है 2x + 3, ये एक इक्वेशन है। अब मैं आपसे बोलने लगूं कि यहाँ पर इनका ज़ीरोज़ क्या होगा। ज़ीरोज़ का मतलब ये होता है कि इस x की प्लेस पे मैं किस ऐसे नंबर को रखूं जो कि ये y = 0 आ जाए। ठीक है, ये इसकी वैल्यू जो है 0 आ जाए। कैसे आएगी? सो हम क्या करते हैं, हम इस 2x + 3 को अपने हिसाब से पहले इसको 0 के इक्वल कर देते हैं ताकि हम ये वैल्यू निकाल सकें कि ये 0 कैसे आएगी। अब देखो, ये इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -3 हो गया। उसके बाद ये 2x जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा आपका -3/2। इस तरीके से आपका ये ज़ीरोज़ निकल चुका है। अब अगर ये वैल्यू आप -3/2 की वैल्यू को अगर आप इसमें डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। तो देखिए 2 से 2 चला गया, बचा क्या -3 + 3, तो -3 और +3 कट गए आपस में, बचा क्या 0। इस तरीके से ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। फिर अब अगर सर ये तो बात समझ में आ गई है कि इस तरीके से ये 0 वैल्यू रखी जा सकती है, लेकिन अगर सर अगर इसको हम ग्राफ पे देखना चाहें तो ग्राफ पे हमें कैसे नज़र आएगी ये वैल्यू। तो देखो हम एक ये x का ग्राफ और y ये ड्रॉ कर देते हैं अपनी साइड से। सो ये है -3/2 और -3/2, 3/2 होता है 1.5 के इक्वल। ठीक है, चाहो तो डिवाइड करके देख लो, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये 1.5 पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि y को 0 माना है और x की वैल्यू इतनी मानी है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, यानी अगर y की वैल्यू 0 कर दें तो x की वैल्यू -3/2 यानी 1.5 आएगी। और अब इसी तरह से y की वैल्यू निकालना है तो बाकी सब की वैल्यूज़ भी निकाल लें। क्या हो कि अगर मैं y की वैल्यू को 1 रख दूं, तो y की वैल्यू अगर 1 रख दूंगा तो ये 3 इधर प्लस का है तो उधर आके माइनस का हो गया, तो ये आ गया -2 और ये आ चुका है -1। सो इस हिसाब से इसकी जो वैल्यू बनेगी यानी ये आएगी 1, यहाँ पर इसका पॉइंट यहाँ पर लगेगा। क्या हो अगर मैं इसकी वैल्यू 2 रखूँ, तो अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 नहीं रखते, चलो 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो 3 रख लेते हैं, मेरी तरफ से मान लो 3 रख लेते हैं। तो पहले हमने 0 रखी थी, अब 3 रख रहे हैं। सो 3 जैसे ही रखा तो 3 - 3 ये 0 हो चुका है। ठीक है, 3 जैसे ही रखा तो 3 - 3 ये 0 हो चुका है। अब ये 2x जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो आपने देखा जब हमने इसकी वैल्यू 3 रखी तो 2 हमारा 0 आ चुका है। सो अगर हम ये लाइन खींचना चाहें, ये खींच सकती है सीधी लाइन। अब 0 हमारा एक ही आ रहा था -3/2, और ये आपने ये भी पॉइंट आउट किया अगर हम ये लाइन सीधी ऐसे ही खींचते चले जाएं तो ये लाइन सीधी खींच जाएगी। खैर, बट आपने एक चीज़ नोटिस की कि लाइन सीधी खींच तो जाएगी और ऐसे ही खींचती चली जाएगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये x को एक बार ही टच कर रही है। इस वक्त हमें y से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये x से एक बार ही टच करेगी अगर जितने नंबर्स ऑफ ज़ीरो होंगे। अगर नंबर्स ऑफ ज़ीरो एक आया है, मतलब जितने जो भी नंबर अगर हम इस x की वैल्यू पे रखेंगे, अगर इसका आंसर 0 आना चाहिए, वो अगर जितनी बार ये टच करेगा इस लाइन से उतने ही ज़ीरोज़ प्रकट होंगे, या फिर उल्टा समझ लो कि जितने ज़ीरोज़ आएंगे उतने ही बार ये टच करेगा। आई से कुछ समझ में नहीं आई है, कोई बात नहीं, हम एक और एग्जांपल से लेकर चलते हैं। अगर आपके 7-8 मिनट यहीं वेस्ट हो गए, लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है,
तो 1-2 मिनट और दे दो यार, क्या जा रहा है, मतलब 5 मिनट सही। सो ऐसे कैसे छोड़ देंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करके ही छोड़ेंगे। अब ये एक और इक्वेशन आई है, x² - 3x - 4। अब ये इक्वेशन जो है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो पहले हम पूरा एक बॉक्स बना लेते हैं, देखते हैं इसका ज़ीरोस क्या क्या आ सकता है। तो यूँ तो आप बोल दोगे कि हम इसको ज़ीरो के इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक बार देख लो ज़ीरोस को वैसे कैसे निकालते हैं इस वाले फॉर्म में, उसका एक शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, वो है फैक्टराइज करके। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको तो बताना पड़ेगा कैसे हुआ। अब सपोज़ कीजिए x की प्लेस पे हम -1 रख देंगे, तो इसको पूरा सॉर्ट आउट करने के बाद आपकी वैल्यू 0 यहाँ पर आ सकती है। तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया -1, 0। तो ये एक ग्राफ भी बना लेते हैं, यहाँ ग्राफ में हम शो कर देते हैं -1, 0। यहाँ x से ये टकरा रहा है। उसके बाद अगला हम -1 के बाद 0 रख लेते हैं, 0, ठीक है। तो इंटीजर्स वाली लाइन से चल रहे हैं, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। सो 0 रखते हैं। सो 0 रखने के बाद हमारी वैल्यू पूरा सॉर्ट आउट करने के बाद -4 आ रही है। सो एक पॉइंट ये बन गया 0, -4। उसके बाद अगला एक और रख लेते हैं 1। अगर 1 रखते हैं तो सॉर्ट आउट करने के बाद -6 आ रही है। 2 रखते हैं तो -6 फिर दोबारा से आ रही है वही वैल्यू। उसके बाद अगर 3 रखते हैं तो -4, और 4 रखते हैं तो 0। सो 0, 0 ये 2 बार आ रहा है। अच्छा 5 रखते हैं तो 5 रखने पर 6 आ रहा है। तो बच्चों कहने वाली बात यह है कि आपने देखा 0 2 बार आ रहा है, यहाँ पर y की वैल्यू जो है 0 2 बार आ रही है, और जिस दौरान ये 0 वैल्यू आ रही थी उसी दौर में ये x से 2 बार टकराया, x की लाइन से 2 बार टकराया। इसका मतलब ये है दया कि जितनी बार ज़ीरोज़ आएगा उतनी बार ये लाइन x की लाइन से टकराएगी, ठीक है। उतनी बार ये x एक्सिस से टकराएगी, जितनी बार उतनी बार ये x एक्सिस से टकराएगी। तो बात आई होप सो समझ में आ गई होगी आप सभी के। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने के लिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सरसाइज 2.1 में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब देखो, अब तक आपको ये तो आइडिया हो गया कि एक्स एक्सिस लाई करने वाला अगर एक जितने भी पॉइंट्स होते हैं तो उतने ही उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर्स होते हैं। सो अब आप देख सकते हो, यहाँ हम फर्स्ट वाले पार्ट में आते हैं, एग्जाम्पल नंबर। अब ये जो लाइन हमें शो हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक बार ही टच कर रही है क्वाड्रेटिक इस एक्स एक्सिस पर। सो मैं लिख सकता हूँ द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। फिर इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ हैंस द polynomial, the zeros of this quadratic polynomials are 2। यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 बार ये टच हो रहा है, तो 3 बार टच हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ हैंस द quadratic polynomial, the zeros of quadratic polynomials will be 3। उसके बाद यहाँ पर देखो, हमें y एक्सिस से लेना देना नहीं है कि y एक्सिस कितनी बार हो, हमें सिर्फ x एक्सिस से पर लेना देना है। x एक्सिस पर ये एक बार टच हो रही है, तो हम लिखेंगे द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विल बी 1। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, तो ये एक बार टच हो रही है, हम लिखेंगे द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज 1। और यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 4। यहाँ तक अगर आपके
ये एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया है, तो आप एक्सरसाइज 2.1 भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं। सो आप एक्सरसाइज 1 देख लीजिए। सो अब जैसे कि ये ग्राफ आया है, सो इसी से रिलेटेड हम अब आंसर्स लिखना शुरू कर देंगे। अब जैसे कि फर्स्ट वाला देखिए, इसमें ये एक्स एक्सिस से कहीं पे ही नहीं टकरा रहा है, सो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कोई भी नहीं है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ज़ीरो रहेगा, मतलब देयर इज़ नो ज़ीरोज़। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक बार टकरा रहा है तो सेकंड वाले में, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ ओनली 1। यहाँ पर एक्स एक्सिस से ये 1 2 3 बार टकरा रहा है, मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन दिस टर्म विल बी 3। यहाँ पर 2 बार, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 2। यहाँ पर 1 2 3 4 बार, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 4। और यहाँ पर जो टकरा रहा है 1 2 3, सो यहाँ पर भी आप लिख देंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 3। अब आप बोलोगे सर इतनी सी ये चीज़ थी और इतनी सी समझाने के लिए आपने पूरे के पूरे अभी तक 14-15 मिनट्स ज़ाया कर दिए, सर आप वैसे ही इसको डायरेक्ट बता देते। तो देखो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना आपका ज़रूरी है, क्योंकि ये है 10th क्लास और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी से भी रिलेटेड आ सकता है, इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कैसे आपको छोड़ देंगे। यूट्यूब चैनल NH रहमान आपको प्रोवाइड करता है पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस, सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो सब्सक्राइब द चैनल। तो बच्चे बोलना नहीं, हमारे यहाँ सब्सक्राइबर्स की बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ी किल्लत है, बहुत कमी है सब्सक्राइबर्स की, तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।